नमस्कार। उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अखिलेश चंद्र गैरोला। सबसे पहले मुख्य समाचार। वक्फ संशोधन विधेयक पेश करने के बाद लोकसभा में चर्चा शुरू। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने कहा, समाज के हर वर्ग से लिए गए सुझाव, विपक्ष कर रहा विरोध। राजधानी देहरादून में प्रशासन लगातार कस रहा प्राइवेट स्कूलों और बुक सेलर्स की नकेल। घपले के आरोपी 4 बुक सेलर्स की दुकानें सील। स्कूलों को फीस स्ट्रक्चर सुधारने की दी गई हिदायत। और रुद्रप्रयाग में 12 घोड़ों में इक्वाइन इन्फ्लुएंजा की शिकायत। केदारनाथ रूट के सभी घोड़े खच्चरों की हो रही स्वास्थ्य जांच। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा, बीमार पशुओं को किया जा रहा क्वारंटीन। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पर चर्चा हो रही है। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने बिल को सदन पटल पर रखा। उन्होंने कहा कि इन संशोधन के लिए समाज के हर वर्ग से सुझाव मांगे गए हैं। 25 राज्यों के वक्फ बोर्ड ने अपने सुझाव दिए। विपक्षी सांसद बिल को सदन पटल पर रखे जाने पर विरोध जता रहे हैं। इस बिल पर चर्चा के लिए स्पीकर ओम बिरला ने 8 घंटे का समय तय किया है। वक्फ संशोधन विधेयक के माध्यम से 10 प्रमुख बदलाव किए जा रहे हैं। इसमें वक्फ बोर्ड की किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने से पहले उसका सत्यापन करना होगा। जिला कलेक्टर को वक्फ संपत्तियों का सर्वेक्षण और स्वामित्व निर्धारण करने का अधिकार दिया जाएगा। इसमें कलेक्टर की भूमिका होगी। वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में गैर मुस्लिम सदस्यों को शामिल करना अनिवार्य होगा। साथ ही बोर्ड और परिषद में कम से कम 2 महिलाओं को शामिल करना जरूरी होगा। विवाद की स्थिति में अब ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील की जा सकेगी, जो पहले संभव नहीं था। बिना दान के कोई भी संपत्ति वक्फ की संपत्ति नहीं मानी जाएगी, जिससे केवल दावे के आधार पर संपत्ति हड़पने की प्रथा खत्म होगी। सभी वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण ऑनलाइन पोर्टल पर करना अनिवार्य होगा। सरकारी संपत्तियों को वक्फ संपत्ति के रूप में दावा करने पर प्रतिबंध लगेगा। वक्फ संशोधन विधेयक का मूल उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और संचालन संबंधी कमियों को दूर करना है। उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने वक्फ संशोधन विधेयक का समर्थन करते हुए कहा कि राज्य में वक्फ बोर्ड की कई संपत्तियां हैं जिन पर गलत तरह से कब्जा किया गया है। उन्होंने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक गरीब तबके के लोगों के लिए उम्मीद लेकर आया है। ये कह रहे हैं देश जाग रहा है, और इस उम्मीद का नाम, इस वक्फ का नाम, अब जो नया अमेंडमेंट एक्ट आ रहा है, इसका नाम मोदी जी ने रखा है उम्मीद। भारत के मुसलमानों को उम्मीद जगी है मोदी जी से, और उम्मीद की किरण रिजिजू जी के रूप में हमें नजर आ रही है कि ये अमेंडमेंट होगा, चीजें बेहतर होंगी। देहरादून के प्राइवेट स्कूलों, पब्लिशर्स और बुक सेलर्स के गठजोड़ पर डीएम सविन बंसल के निर्देश पर प्रशासन का लगातार प्रहार जारी है। बीते शनिवार को राजधानी के 5 बड़े बुक सेलर्स के यहां छापेमारी करके बड़े पैमाने पर जीएसटी चोरी, अभिभावकों को बिल न देने, बिना बारकोड और आईएसबीएन नंबर के और मनमानी कीमत पर किताबों की बिक्री जैसे घपले पकड़े गए। इन बुक सेलर्स की बिल बुक, स्टॉक रजिस्टर और बिना आईएसबीएन नंबर वाली पुस्तकों को जब्त कर लिया गया था। इनमें से 4 आरोपी बुक सेलर्स के विरुद्ध विभिन्न धाराओं के मुकदमे दर्ज किए गए। इसके बावजूद वे पुस्तकों की बिक्री जारी रखे हुए थे। इस पर प्रशासन और पुलिस ने बीती शाम राजपुर रोड, सुभाष रोड पर अभिषेक टावर, डिस्पेंसरी रोड तिराहा और क्रॉस रोड, कॉन्वेंट रोड तिराहा पर स्थित आरोपी बुक सेलर्स की दुकानों को सील कर दिया। वहीं दूसरी ओर मनमाने ढंग से फीस बढ़ाए जाने की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए डीएम के निर्देश पर सीडीओ अभिनव शाह ने इन स्कूल संचालकों को तलब कर उनसे पिछले 5 वर्ष का फीस स्ट्रक्चर मांगा। फीस स्ट्रक्चर की जांच से पता चला कि एक स्कूल ने मनमाने ढंग से बेतहाशा फीस बढ़ाई है। उक्त स्कूल प्रबंधन को तत्काल फीस स्ट्रक्चर संशोधित करने के निर्देश दिए गए। सभी स्कूल प्रबंधन को हिदायत दी गई कि फीस के लिए आरटीआई एक्ट और प्रावधानों के अनुसार ही काम करना सुनिश्चित करें। अभिभावक और बच्चों को किसी एक निश्चित दुकान से किताबें और ड्रेस खरीदने के लिए बाध्य न किया जाए। सीडीओ ने कहा कि एक्ट के अनुसार स्कूल 3 वर्ष में अधिकतम 10% से अधिक फीस नहीं बढ़ा सकते। स्कूल प्रशासन के व्यय निकालने के बाद स्कूल की कुल जमा 20% से अधिक नहीं होनी चाहिए। शिक्षा विभाग के संज्ञान में लाए बिना कोई भी निजी स्कूल मनमाने ढंग से फीस नहीं बढ़ा सकता।
यदि 10% तक फीस बढ़ानी आवश्यक हो तो स्कूल को इसके औचित्यपूर्ण कारण भी शिक्षा विभाग को बताने होंगे। उन्होंने स्कूलों को राज्य सरकार के नियमों का पालन सुनिश्चित करने और एनसीईआरटी की पुस्तकें लगाने के भी निर्देश दिए। घोड़े खच्चरों में इक्वाइन इन्फ्लुएंजा पाए जाने पर राज्य सरकार अलर्ट मोड में आ गई है। संक्रमित पशुओं को क्वारंटीन किया जा रहा है। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा के निर्देश पर पिछले 15 दिनों से रुद्रप्रयाग समेत अन्य जिलों के गांवों में घोड़े खच्चरों की स्वास्थ्य जांच की जा रही है। रुद्रप्रयाग में 422 घोड़े खच्चरों की जांच की गई। इनमें से 12 पशुओं में इक्वाइन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि हुई है। इक्वाइन इन्फ्लुएंजा को घोड़ों का फ्लू भी कहा जाता है। यह एक संक्रामक रोग होता है और इलाज मिलने पर 10-12 दिन में ठीक हो जाता है। यह रिपोर्ट मिलते ही सौरभ बहुगुणा ने रुद्रप्रयाग के साथ ही चमोली, टिहरी, उत्तरकाशी और बागेश्वर जिलों में घोड़े खच्चरों की स्वास्थ्य जांच के आदेश दिए हैं। इन 5 जिलों में 23,000 से अधिक घोड़े खच्चर हैं जो केदारनाथ यात्रा शुरू होने से पहले गौरीकुंड पहुंचते हैं। इस बार भी जब हमने रजिस्ट्रेशन कैंप्स लगाए तो उसमें एक थोड़ी सी हमको समस्या दिखी कि हमने जो सैम्पलिंग की थी 422 घोड़ों की, उसमें से 12 घोड़े ऐसे थे जो इन्फ्लुएंजा जिनमें मिला, H3N8 वायरस। और जैसे ह्यूमंस को कोल्ड कॉफ, खांसी, जुकाम, रनिंग नोज़ ये होता है, वैसे ही घोड़ों में ये बीमारी होती है। और इसका इलाज भी बहुत सिंपल है। जो भी घोड़ा पॉजिटिव पाया जाता है इन्फ्लुएंजा का, उसको 10 दिन का आराम देना पड़ता है, दवाइयाँ देनी पड़ती हैं और 10 से 12 दिन में वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाता है। एक तेज़ी के साथ स्क्रीनिंग अभियान चलाएंगे जिलेवार, और उसमें जो भी घोड़ा नेगेटिव होगा उसको सर्टिफिकेट इशू किया जाएगा इन्फ्लुएंजा फ्री का, और तभी उसको रुद्रप्रयाग में एंट्री मिलेगी रजिस्ट्रेशन के लिए। अगर कोई घोड़ा पॉजिटिव पाया जाता है तो हम उस घोड़े को वहीं पे क्वारंटीन कर देंगे, उसका इलाज हमारा विभाग करेगा और 10 से 12 दिन बाद उसका एक रीटेस्टिंग करी जाएगी, और अगर उस रीटेस्टिंग में वो घोड़ा नेगेटिव पाया जाएगा तो हम उसको अलाउ करेंगे यात्रा रूट पे जाने के लिए। पशुपालन मंत्री ने बताया कि एहतियात बरतते हुए रुद्रप्रयाग जिले में 2 क्वारंटीन सेंटर बनाए जाएंगे। इनमें से एक फाटा और दूसरा कोटमा में बनेगा। इसी के साथ साथ रुद्रप्रयाग डीएम को भी एक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं कि 2 क्वारंटीन सेंटर्स रुद्रप्रयाग में भी वहाँ पे बनाएंगे केदारनाथ यात्रा को देखते हुए, ताकि जस्ट इन केस अगर कोई ऐसा केस आ जाए कि वहाँ पे भी इन्फ्लुएंजा की शिकायत आती है तो हम उन घोड़ों को कोटमा में और जो फाटा में हमारी इन्फर्मरी है उसको हम क्वारंटीन सेंटर में चेंज करेंगे और वहाँ पे घोड़ों को रखा जाएगा। उत्तराखंड के पारंपरिक चरवाहे अनवाल इन दिनों अपने वार्षिक प्रवास पर मैदान से पहाड़ों की ओर लौट रहे हैं। तराई भाबर के जंगलों से हिमालयी बुग्यालों की ओर अनवालों की यात्रा जारी है। गर्मियों में हिमालयी क्षेत्र के बुग्यालों में भेड़ बकरियां चराने के लिए निकले ये चरवाहे हर साल यहां 6 महीने प्रवास करते हैं। अनवाल उत्तराखंड में एक ऐसा समुदाय है जो भेड़ पालन करता है। माना जाता है कि भेड़ों से ऊन निकालने के कारण इन्हें ऊनवाल कहा जाता रहा होगा, जो कालांतर में अनवाल हो गया। लगभग 1000 भेड़ लेकर फरवरी के अंतिम सप्ताह में हल्द्वानी के गौलापार से निकला अनवालों का यह दल बागेश्वर पहुंचा है। अगले 10 दिन में अनवालों का यह दल पिथौरागढ़ जिले में प्रवेश करेगा और मुनस्यारी में कुछ माह रहने के बाद वहां से जोहार के बुग्यालों में 6 महीने बिताकर मैदानों की ओर लौटेगा। अनवालों का कहना है कि वे वर्षों से इन्हीं रास्तों से आते जाते रहे हैं, लेकिन अब उन्हें कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जंगल में रुकने के लिए परमिट मांगा जाता है और सुरक्षा का भी कोई खास इंतजाम नहीं है। पहले दल में हजारों की तादाद में भेड़ होते थे, अब यह सैकड़ों में सिमटकर रह गए हैं। उत्तराखंड में भेड़ पालन की यह पारंपरिक जीवन शैली अब चुनौतियों से घिरती जा रही है। नई पीढ़ी इस व्यवसाय से दूरी बना रही है। मेरे परिवार में मेरे बीबी ने दिल्ली पुलिस में सर्विस की थी 60 साल की। उसके बाद घर आए, उसके बाद उन्होंने बकरी पालन का कार्य शुरू किया था। तो उसके बाद कुछ दिन मेरे पापा ने चुकाए, फिर मेरे चाचा ने चुकाए, फिर मतलब इसको हम आगे बढ़ाते रहे। हमारे परिवार में इस टाइप का कोई सरकारी व्यवसाय का आदमी है नहीं, और क्या कहते हैं, हम इसी व्यवसाय को आगे बढ़ाते हुए आज तक यहाँ पहुँचे हैं। उसके बाद जो है हम अभी तक हमने इस चीज़ को जीवित रखा है। अब आगे को भगवान जाने ना, आने वाली पीढ़ी मुश्किल से अपनाएगी इस चीज़ को, इसलिए कि इतना कठिन कार्य है, इसको करने में सक्षम नहीं है। हम सितंबर के महीने मिलन जोहार से रास्ता लगते हैं हल्द्वानी के लिए। तो यहाँ से हल्द्वानी, मुनस्यारी से हल्द्वानी जाने में हमें 1 महीना 45 दिन लग जाते हैं, मतलब लगभग। तो 45 दिन में हम वहाँ लगभग जनवरी के महीने वहाँ पहुँचते हैं। तो जनवरी फरवरी वहाँ रहते हैं, तो मार्च को हम
वहाँ से फिर गर्मी हो जाते हैं, फिर गर्मी के समय में हम फिर वहीं चलते हैं नीलम जौहर के लिए, फिर ऊपर आ रहे हैं। और इसी के साथ अभी तक के समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। नमस्कार।